अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। एक नई सुबह और नए इश्यूज़ के साथ हम हाजिर हैं और आज 1 बजे तक की जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और आगे जो होने जा रही हैं उसको तज्ज़िये तबसरों के साथ आपके सामने पेश करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि आज जो दिन है इतना तारीख़ी दिन है कि मैं क्या ही आपको बताऊं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। तकरीबन ज़्यादातर हम इसी हवाले से बात करने जा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और मेरा साथ देंगे काशिफ बशीर खान। थैंक यू वेरी मच। आज देखिए बड़ा अफसोसनाक दिन है 27 दिसंबर जो है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मतलब मज़ामत की सियासत का एक इस्तारा थी और उन्होंने डिक्टेटर का बड़ा जम के मुकाबला किया, बल्कि जम के क्या अपने वालिद की कुर्बानी दी, अपने 2 भाइयों की कुर्बानी दी। तो उसमें आप हम बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इतनी बड़ी लीडर जो है वो हमारे अपनों के हाथ ही उनकी शहादत हुई और आज तक भी हम उनके जो कातिल हैं उनको नहीं ढूंढ सके। सर बहुत एक ग्रेट किस्म का उनका विजन था, सियासी जो उनके बयान ख्यालात थे वो आज तक वो अपने वालिद साहब को तो वो फॉलो करती आ रही थी। लेकिन आप देखें कि 1977 में 1977 में जो आमिर आया था जनरल ज़ियाउल हक, वो बहुत पाकिस्तान का जो पूरा दौर था 1988 1988 तक वो बड़ा जबर का दौर था और उसमें नुसरत भुट्टो ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी रिजिलियंट जो पॉलिटिक्स है वो नहीं हो सकती है दुनिया में। लोग तो कहते हैं ना कि जो साउथ अफ्रीका के जो थे उन्होंने किए लेकिन वो तो जेल में रहे, लेकिन इन्होंने तो बड़ा जबर का मुकाबला किया, जुल्म सितम का मुकाबला किया, जेलें काटी और बड़ी बुरी जेलें काटी। हक पर डटने और बातिल का सामना करने का भरपूर जो है वो हौसला रखती थी और पाकिस्तानी सियासत में उनका काफी कलीदी किरदार भी रहा लेकिन है। अफसोस की बात तो ये है, वीवर्स को बताने की जरूरत है क्योंकि अब हमारी यंग जनरेशन जो आ रही है, इवन पीपल्स पार्टी की भी जो जनरेशन अब आ रही है वो भी इतना उनके अफकार को नहीं जानती है। लेकिन नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो, पहले नुसरत भुट्टो ने शुरू किया फिर बेनज़ीर भुट्टो, तो जिस तरीके से मुकाबला किया एक जाबर का 1988 तक 1988 तक, जब तक उनका हादसे में डेथ नहीं होगी जनरल ज़ियाउल हक की, लेकिन बाद में भी उनको हुकूमत नहीं करने दी। पहला जो दौर था 1988 से 90 तक तो उनको जाहिर है कि उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। 58B2 जो एक बड़ी आर्टिकल था 8वीं तरमीम के बाद, और उसके बाद जब वो 93 में आई तो फिर 96 में फिर उनको ख़त्म कर दिया गया। आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से भी उनके बारे में कहा गया है कि काफ़ी हिम्मत और बर्दाश्त और सब्र का वो उन्होंने हमेशा से सामना भी किया और दिखाया भी है और वो लामत थी, एक बहुत बड़ी बात है। जी बहुत बड़ी डेमोक्रेट थी। नहीं, एक तो चले एक सियासत किस तरह से करती थी, उनकी शख्सियत क्या थी उसके ऊपर आसिफ अली ज़रदारी जाहिर सी बात है एक उनके वो थे शौहर थे अपने, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना भी एक बड़ी बात है। जाहिर है कि देख रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब को तो जो है ना जी, ये जो भुट्टो फैमिली की लेगेसी थी उसमें से शेयर मिला ना। अदरवाइज तो देखे ना, एक भुट्टो फैमिली जो 100 साल से वहाँ पे थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद जो थे सर शाहनवाज भुट्टो, वो भी सिंध के वज़ीर आज़म थे, जूनागढ़ के, तो उसके बाद भुट्टो साहब आए, फिर बेनज़ीर आई, तो उसके बाद जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद साहब का जो मिशन था उसको पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की, और अब हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो भी अपनी वालदा के मिशन को, और ऑब्वियसली उनके दादा के भी है, उनके नाना का भी है, लेकिन वो वालदा को काफी कॉपी करते हुए मुझे नजर आते हैं। लेकिन देखें बात सुने ना जी, सिकंदर तो सिकंदर ही था ना, सिकंदर आजम तो एक ही था। नहीं तो सर देखें जिसने आना उसने जाना तो है। उसके बाद देखें उस लेगेसी की बात कर रहे थे हम पहले भी कि बिलावल भुट्टो जो है अपने ऑब्वियसली लेकर चल रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो रेजिलिएंट सियासत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, वो मैं आज भी रेट करता हूँ कि पूरी दुनिया में मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी रेजिलिएंट सियासतदान कोई भी नहीं थी। बहुत बड़े उनके अभी हम लोग पैकेज आप दिखा लीजिए। नहीं, फिर उसके बाद शुरू होने से पहले जब हम बात कर रहे थे उनके बारे में, यही बात कर रहे थे कि उनके पास उनका शी हैड अ ग्रेट विजन, वो जो रखती थी वो किस तरीके से सियासत में उन्होंने कितना किरदार अदा किया है और वो किस तरह से थी। अच्छा, हमारे पास आप पैकेज की बात करें, हम हमारे पास एक पैकेज है उनके हवाले से, आइए आपको दिखाते हैं।
नाजरीन, रोशनी थी, रोशनी हूँ आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में। आज भी वाक़तन वो अभी तक घर किए हुए हैं। उनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि एग्जैक्टली ऐसी थी कि आज भी आंसुओं से लोग रोते हैं। और आज उनकी बरसी मनाई जा रही है गड़ी खुदा बख्श में। लोग काफिलों की सूरत में जा रहे हैं। तमाम जो तफसीलात बताते चलूँ कि ना, इंतजामात जो हैं उनके वो सिक्योरिटी के हवाले से चाहे हों, चाहे पंडाल सजाने के हवाले से हो चुके हुए हैं। और बहुत सी क़यादत है जो सारी वहाँ पहुँचने की कोशिश करी है। इस टाइम पे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हुए हैं। और सबसे मज़े की बात भी एक चीज़ देखने में आती है, थोड़ा सा जिसे शोला सा नहीं उठता हुआ नजर आता है बिलावल, एग्जैक्टली वो बिलावल भुट्टो में आज भी नजर आता है कि उसके अपनी माँ का लेगेसी लेकर अब वो चल रहे हैं आगे। तो ये है कि जब बेनजीर भुट्टो की तो चले, वो कहते हैं ना, बेनजीर भुट्टो की हम बात करते हैं तो ये व्यूअर्स को बताने की जरूरत है कि 1977 में जब भुट्टो साहब को सैक किया गया और उनको अरेस्ट किया गया, ये भी साथ अरेस्ट हो गए। उनके दो बेटे भी इधर थे, वो दोनों बाहर चले गए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पास ऑप्शन थी कि वो भी बाहर चली जाती, लेकिन शी ऑप्ट, उसने जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसके लिए ऑप्ट किया। और आप उसकी अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बुक पढ़ें, डॉटर ऑफ द ईस्ट, तो उसमें उन्होंने एक जगह पे वाकया बताया कि हैदराबाद के पास कोई हैदराबाद से दूर सहरा में कोई एक जेल थी, जिस जेल में उनको रखा गया। और वहाँ पे गर्म हवा के जो थे थपेड़े कहते हैं आप, उससे लू चलती थी जब, तो वो स्किन उड़ा देती थी। और उसके बाद उनके ऊपर ये जुल्म किया जाता था कि रात के पिछले पहर वहाँ पे कोई लाके जैसे कोई बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं बिगल बजाया जाता था, ड्रम मारा जाता था कि जिससे सब परेशान हो जाते थे। तो ऐसी ऐसी कैदें भी उन्होंने अब गुजारी। अब बात चल निकली तो मैं आपको बताऊंगा कि 1986 में 10 अप्रैल को जब मोहतरमा एग्जाइल ख़त्म करके लाहौर आई थी, तो मैं उस वक्त स्टूडेंट था। तो हम 2-3 दोस्त जो है एयरपोर्ट तक गए, फिर हम वापस दूसरे गलियों मोहल्लों के लाहौर के रास्ते पता थे। हम जब वहाँ पहुँचे तो 11 के 12 घंटे लगे थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मीनार पाकिस्तान तक पहुँचने के लिए। और आप ये देखिए कि सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे आके एक नारा लगाया था, ज़ियाद जावे जावे। तो मासिस तो उनसे बहुत प्यार करते थे, दिलेर तो जी। और वो आप देखें ना कि इतना बड़ा लोगों का उनके लिए मोहब्बत थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम पाकिस्तानियों ने, हमारी पॉलिटिकल जमातों ने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की, उनको हुकूमत नहीं करने दी। अदरवाइज बहुत मतलब उनमें बर्दाश्त बहुत थी, स्पेस देती थी अपने। आसिफ अली ज़रदारी खुद कह रहे हैं कि उनके सब्र और वो एक अलामत थी बर्दाश्त की। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के भी साथ ना, इवन उस वक्त उनके जो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे, बल्कि मैं कहूँगा कि दुश्मनी की हद तक गए थे। मियाँ नवाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब थे पहले दौर में, फिर बाद में 90 में प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने उनको भी मुज़ाकरात की दावत दी थी उस वक्त। हालांकि 1988 में इनकी सीटों को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, 93 तक किया गया था, इनको मैंडेट इनका चुराया गया था। और अफसोस की बात यह है कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी जो डेमोक्रेट और जो मैं कहता हूँ रेजिलियंस की जो एक इस्तारा थी, वो कहते कहते कब्र में चली गई कि मेरा मैंडेट चोरी किया गया है और किया जाता है, लेकिन उनका मैंडेट उनको नहीं मिल सका। काशिफ साहब, जिस तरह आपने बताया कि वो बाहर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने यहाँ रहना, स्टे करना ही ऑप्ट किया। प्लस आप ये देखें, जिस दिन वो शहीद हुई उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। अच्छा, मैं आपको थ्रेट्स थी। शायद अभी हमारे साथ नाहिद खान आ जाए तो मैं एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स के साथ कि ये मैंने मखदूम अमीन फ़हीम साहब से भी पूछा था, और मुझे मोहतरमा नाहिद खान जो उनको पॉलिटिकल एडवाइजर थी, उन्होंने भी मेरे 2-3 प्रोग्राम में बताया था कि मोहतरमा जब तकरीर कर रही थी, स्पीच कर रही थी, तो उन्होंने जो है उस वक्त ना सबसे पहले अमीन फ़हीम को बुला के पूछा। उन्होंने कहा कि अमीन, वो जो दरख्त है सामने, उनके पीछे बहुत बड़े बड़े साए मुझे काले काले नजर आ रहे हैं। अच्छा। तो जब अमीन फ़हीम ने देखा तो उन्होंने कहा कि बीबी ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद नाहिद खान के बकौल कि उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने कहा नाहिद वो देखो सामने बहुत बड़े लंबे लंबे साए हैं दरख्तों, क्योंकि सामने दरख्त थे। तो उन्होंने कहा जी दरख्तों के पीछे साए हैं काले काले। तो फिर नाहिद खान ने भी कहा कि जी बीबी ऐसी कोई बात नहीं, कोई साए नहीं है। लेकिन ये बात जो है ये इट्स ऑन रिकॉर्ड और ये तारीख का हिस्सा है कि उनको अपनी डेथ से कुछ मिनट पहले कुछ दरख्तों के पीछे बहुत बड़े बड़े साए नजर आ रहे थे। उसके बाद वो निकली बाहर और उसके बाद असैसिनेशन हो गई उनकी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है
कि अवाम के लिए, हालांकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट था, उनको कहा गया था कि आपने अपनी गाड़ी से नहीं निकलना, लेकिन वो सनरूफ खोल के फिर भी बाहर आई और देखे जालिमों ने उनको मार दिया। और मैं समझता हूँ कि भुट्टो लेगेसी की जो एक बहुत बड़ा ईरा था उसका खात्मा हो गया, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो हैं वो आपकी, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट थे, पाकिस्तान के बड़े कामयाब तरीन फॉरेन मिनिस्टर थे, इसी तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो हैं वो भी जो अमूर खारजा की माहिर थी और उन्होंने यूएनओ में जो तकरीर की थी कश्मीर के लिए 93 में जब वो इक़्तिदार में आई थी, वो आज भी अगर आप सुने तो आपको पता चलता है कि कश्मीर का मुकदमा ऐसे लड़ा जाता है। तो ये जाहिर है कि उनके बाद, और आज मेरे लिए दुख की बात यह है कि भुट्टो की बनाई हुई पार्टी, जिसको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और दूसरा भुट्टो का नाम जरूर लूंगा, कि उन्होंने अपने सीने से लगाए रखा, उसके लिए अपने बेटे कुर्बान किए नुसरत भुट्टो ने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने जो है भाई कुर्बान किए, और उसका आज मतलब मैं समझता हूँ कि उसको तो चारों सूबों की जंजीर जो बेनजीर कहते थे, आज सिंध तक महदूद हो गई। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है मेरे लिए, क्योंकि मतलब इस जमात को जो है ना इतना सिमटना नहीं चाहिए था। तो लेकिन ये जाहिर है कि बेनजीर भुट्टो जैसा लीडर तो नहीं आएगा कोई भी, तो अवाम जिसको इतना दीवाना वार चाहते थे, क्योंकि हमने तो बहुत सीन देखे हैं लाहौर में, स्टूडेंट लाइफ में देखा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 88 के इलेक्शन से लेके आगे जितने भी इलेक्शन उनकी ज़िंदगी में हुए, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन का खात्मा लाहौर में करती थी और लाहौर में आके रात को 12 बजे वो ख़त्म करती थी। तो वो भी एक फेस्टिवल होता था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ट्रक पे चढ़ी हुई हैं और लोग उनके पीछे हज़ारों लाखों की तादाद चलते थे। और मैं आपको बताऊं कि आज अगर इमरान खान कहते हैं ना कि जी मेरी गवर्नमेंट ख़त्म करने के बाद मेरी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, देयर इज नो डाउट, लेकिन मैंने 1990 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 58(2)B के तहत गवर्नमेंट तोड़ी गई थी गुलाम इसहाक खान ने, तो मैंने शाहदरा के पास उनको आते हुए देखा, और मैं अभी भी जब वो मंजर मेरी आंखों के सामने से नहीं जाता कि उनकी गवर्नमेंट सैक कर दी गई थी और वो ट्रक के ऊपर खड़ी थी। आपको पता हो तो सिक्योरिटी इतने नहीं होते थे, थ्रेड्स भी, और मीलों तक लोग उनके पीछे थे। मतलब उनकी गवर्नमेंट सैक करने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी, मेरे ख्याल में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो लीडर थी कि जो अपनी गवर्नमेंट जाने या आने से उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फर्क इतना पड़ा नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान आई थी ना जी, गो कि वो एक डील करके आई थी आने के लिए, जाहिर है कि उनका हक था क्योंकि उनको जला वतन थी, लेकिन पाकिस्तान में जब वो आई और कराची में उन्होंने 15-20 लाख लोग देखा अपने इस्तकबाल के लिए, ये भी मैं आपको मतलब पहले भी हम इसको बात कर चुके हैं। तो जो वो डील करके आई थी उससे फिर गई थी, क्योंकि वो चाह रही थी कि इस रीजन के अंदर एक अलग ब्लॉक बने जिसमें से ग्रेजुअली अमेरिका का जो है तसल्लुत है या अमेरिकन जो डिक्टेशन है उसका खात्मा किया जाए। जो ब्लॉक अब बना है वो उस वक्त चाह रही थी 2007 में कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान और इवन इंडिया, क्योंकि हम इधर से यहाँ से इसको निकालें और इस रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल करें कि एक बाहर से आके लोग जो है उसमें डेफिनेटली देखें उस वक्त उस जमाने में उनका ये विजन कितना क्लियर था कि हम ये करना, और अब तक हम वो कर नहीं पाए। अच्छा, यही रीजन बना उनकी डेथ के लिए, देखिए ना, यही रीजन बना। और उनको जाहिर है कि ये इंटरनेशनल इस्तेमार की जो कुव्वतें हैं, साम्राज्य की कुव्वतें हैं, उन्होंने मिलकर हमारा डेफिनेटली इसमें हमारे अपने अगियार भी शामिल थे, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट था। लियाकत अली खान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो मकबूल तरीन लीडर थे और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया, उसके बाद जो है आपकी बेनजीर भुट्टो जो बहरहाल पाकिस्तान के साथ सिंसियर थी। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं व्यूअर्स को आज कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज जो एट पार है विद सुपर पावर्स, ये क्रेडिट गोज टू मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कोरिया के साथ एटम बम और इसकी जो है शेयर किया सारा कुछ ना जी। तो इसलिए हम अपने जो मोहसिन हैं उनको भुला देते हैं, बुलाना नहीं चाहिए, बुलाना नहीं चाहिए। देखिए सर, उनका 1973 का आइन जो था उसका दिफा करने के लिए भी अभी बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान की बात हमेशा से वो करते हैं। वही करते हैं, वही कह रहे हैं कि आज भी हम लोग सिंध का नारा जब मारते हैं तो उसमें रोटी कपड़ा मकान की बात ही की जाती है। लबीबा, आज देखे ना आप, खवातीन के लिए पहला पुलिस स्टेशन जो है वो भी उन्होंने बनाया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ा काम किया। यस, अभी तक चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा वो चाहती थी, उनको मतलब सबसे बड़ी बात है कि लीडर वो होता है जिसे अपने वर्कर्स का पता हो। भुट्टो साहब भी अपने वर्कर्स को बाय नेम बुलाते थे।
और मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी जो है, आप देखें बड़े बड़े पुराने जो वर्कर थे उनके भुट्टो साहब के दौर के, उनके साथ वर्कर्स के आज भी बात करते करते उनकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। वो कहते हैं हम भूल ही नहीं सकते, वो जाहिर है कि उन्होंने नीचे उनसियत थी कि हमें समझ नहीं आती है कि एकदम से हुआ क्या, हम इस चीज को ना ग्रास्प ही नहीं कर सके कि मोहतरमा शहीद हो। मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ कि ये इधर बागबानपुरा साइड के एक MNA भी रहे, इनके MP रहे, आजकल भी मैं शायद लाहौर के सदर हैं पीपल्स पार्टी के अजीज रहमान चंद जी, उनके एक सगे भतीजे थे, फौत हो गए 1 साल पहले यंग एज में। उन्होंने मुझे एक दफ़ा वाकया बताया कि मुझे ना टिकट दिया गया सूबाई असम्बली का मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, ये 2007 की बात बता रहा हूँ आपको, जब इलेक्शन होने से उन्होंने आना था। तो कहते जी हमारी फैमिली में कुछ इख्तलाफ था कि मैं इलेक्शन ना लड़ूँ, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि किसकी वजह से इख्तलाफ था, तो कहते मैंने विदड्रॉ कर लिया। अच्छा। तो मुहतरमा बीबी को पता चला तो उन्होंने लाहौर से मुझे लंदन बुलाया। अच्छा। कहते जी उन्होंने बिठा लिया मुझे साथ, सामने जहांगीर बदर साहब थे और साथ मैं बिठा लिया। तो कह रहे जी मेरे जो अजीज थे चचा अजीज रहमान चंद साहब, वो भी टेबल पे बैठे थे। तो कहती जी मुझे मुहतरमा ने कहा कि तुम्हें मैंने टिकट दिया कि तुम यंग हो, तुम क्यों विड्रॉ किया? अच्छा। कहते जी मैंने उन्हें कहा बीबी साहब मेरे मतलब मैं नेक्स्ट इलेक्शन लड़ लूँगा। तो फिर उन्होंने उनके चचा को पूछा, तो ये मैं आपको बात जो उन्होंने मुझे बताई थी मरहूम ने, वो बता रहा हूँ, ताहिर नाम था उनका जी, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी उनको डांटा कि आपने इसको मना किया, या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है? तो कहते जी उन्होंने आखिर में कहा कि इलेक्शन यही लड़ेगा, यंग आदमी जो ताहिर था। लेकिन कहते जी बाद में आके फिर मैंने जाहिर है कि मैंने कहा कि अपनी फैमिली में मतलब जो है कुछ हो जाए, लेकिन वो ऐसी खातून थी कि उसको ये भी पता था कि कौन क्यों क्या कर रहा है और मेरा पॉलिटिकल जो लीडर्स है वो क्या कर रहे हैं। तो वो चाहती थी, मतलब जाहिर है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहती थी। लेकिन मैं जाहिर है कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लगाए गए, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई और बहुत बुरी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई। ये जो ब्रिज कॉलोनी है ना जी, यहाँ पे वो अब जो हकानी साहब हैं जो अब मिनिस्टर हमारे एम्बेसडर भी रहे हैं, मैं खुद गवाह हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में वहाँ जाता रहा, तो ये सारे पोस्टर्स और ये जहाज़ों से जो भेजे गए, उस वक्त वो उस वक्त के ओपोनेंट PMLN के साथ IGA के साथ थे। तो वो ब्रिज कॉलोनी के नीचे एक घर था, तो हुसैन हकानी साहब वहाँ बैठ के ये सब कुछ करते थे। और फिर बाद में बहुत अफसोसनाक बात थी कि इतनी बड़ी लीडर की बहुत बुरी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की गई और उनको ज़ाहिर है हर तरीके से जिच किया गया। वही कह रही हूँ ना कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानी सियासत में यू विल बी बैडली मिस्ड ऑलवेज ऑलवेज। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। ब्रेक से पहले भी हम उनके हवाले से, उनकी सियासत के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से बात कर रहे थे और उसी सिलसिले की कड़ी को आगे चलाते हुए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज़ साले साहब, और ये उस वक्त उनके साथ स्पेशल असिस्टेंट टू बेनज़ीर भुट्टो लिटरेसी ऑन लिटरेसी रह चुके हुए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम परवेज़ साले साहब। जी पुरानी बात हो गई, लेकिन आपके बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ बहुत अच्छे जो है वक्त गुजर गए। मेरे ख्याल में आप मज़ामत की सियासत में भी उनके साथ थे, आप और सलमान तसीर साहब। जी जी। तो कुछ वाक़या बताएं कि जो मज़ामत का मुश्किल दौर था, जो स्पेशली मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो ने बड़ा दीवान, जिसे आप कहते हैं कि बड़ा खुशदिली से ही कि मैं कहूँगा कि गुजारा, और जो सारी तकालीफ थी उनको कभी जो अपने रास्ते की हडल नहीं बनने दिया। क्या नहीं बनने दिया? मतलब अपने जो रास्ता था पाथ टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसके लिए वो मतलब उसको लिए हडल समझा नहीं, वो मुश्किल हडल नहीं समझा, सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए उसको आराम से पार कर गई।
जी जी तो आप भी उनके साथ थे ना जी उस सारे इरा में? जी जी बिल्कुल, मैं बेनजीर साहबा के साथ था। जी हाँ, बेनजीर भुट्टो के साथ। तो हमें बताएं कि कोई उनका कोई वाकया बताएं कि जो हमारे आने वाली नस्लों और हमारे व्यूवर्स के लिए मतलब एक मतलब मशाले राह बन सके। देखिए जी, सबसे बड़ी बात थी कि वो बिल्कुल रिवेंजफुल नहीं थी, किसी से रिवेंज नहीं लेती थी। और उसकी सबसे बड़ी डिपिक्शन और रिफ्लेक्शन ये है कि उनके जमाने में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। राइट। लेकिन वो खुद तो पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुई ना बहुत बुरी तरह। वो तो जी पॉलिटिकली क्या, उनको एग्जाइल में भी रखा, उनको आइसोलेशन में भी, लड़काना में रखा, नोडेरो में रखा, हैदराबाद की जेल में रखा, और उनके वालिद के से उनको सामने मिलने भी नहीं दिया। सलाखों के पीछे उनको बाप से जब भी ट्रक नहीं डाल सकी, सलाखों के पीछे उनको रखा हुआ था और मिलने भी नहीं दिया उनको। और इससे बड़ा क्या ट्रॉमा था, उसके बाद दोनों भाई मर्डर हो गए। परवेज साले साहब, आपको लिटरेसी के ऊपर स्पेशल एडवाइज़र बनाया था। उससे पहले आप पंजाब हुकूमत में 1988 की जो असम्बली थी उसमें आप डिप्टी अपोजिशन लीडर भी थे। तो जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जहालत के खात्मे के लिए और हमारे जो अगली जनरेशन हर दौर में आ रही होती है, अब तो खैर उनकी शहादत को भी 15 साल गुजर गए, तो वो उनके क्या मतलब ख्यालात थे, वो क्या चाहती थी कि हमारी नेशन क्या बने? मैं देखे जी, वो एक तो पाकिस्तान को 100% लिटरेट चाहती थी जी, हाँ, कि पूरी ख्वानगी हो, 100% ख्वानगी हो। मैं उसकी फोटो भी भेज सकता हूँ। मैंने एक मेला किया था, लिटरेसी मेला, अच्छा, जिनमें उन्होंने अपने बच्चों के साथ अटेंड किया था, और इससे उनकी कमिटमेंट शो होती है। और उसके बाद सीधा पार्लियामेंट गई थी और वहां उन्होंने तकरीर की कि लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे मेरे लिए लिटरेसी की वजह से और ख्वानगी की बढ़ाने के लिए। तो ये उनकी कमिटमेंट थी लिटरेसी के साथ। अब मैं जानना चाहूँगा कि जब आपको कि आप पुराने मतलब कारकुन ही मैं आपको कहूँगा, वर्कर कहूँगा, क्योंकि आप उस किस्म के मतलब लीडर्स थे जो अपने आप को लीडर्स नहीं कहलाते थे। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब बहुत बुरी तरह उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही थी तो उस वक्त उनका रिएक्शन क्या होता था? वो रिएक्ट नहीं करती थी, गुस्सा वैसे दिखा देती थी, लेकिन प्रैक्टिकली किसी से मैंने अच्छा, काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं फैसल करीम कुंडी साहब भी। जी जी, दिल में बात नहीं वेलकम टू द शो जी फैसल करीम कुंडी साहब। एक मिनट पहले बात करें। इस तरह का उनका एटीट्यूड था। लेकिन अपने ओपोनेंट्स के लिए भी ज़ाहिर है बहुत बड़ा स्पेस था उनके दिल में, और उसके लिए जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उस पर वो काम करती रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके साथ वफा नहीं की गई। किसने वफा नहीं की? मतलब अवाम ने, हमारे जो सारे मतलब जो भी आप समझ लें, क्योंकि पहला उनका जो टेन्योर था 1988 से लेके 2002 हमें मेरे ख्याल से वो फैसल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। सर फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज एक सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। पंजाब की हिस्ट्री ये है कि यहाँ से जो कॉन्करर गुजरा है उसके सामने ये लोग आगे लेट गए हैं। अब मतलब सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रॉमिस तो पंजाब ही है, ठीक है। सिंध में तो आपको पता है MRD की तहरीक में लाखों करोड़ों लोग बटेरों समेत निकल आए बाहर। पंजाब में ये हमेशा रहा है कि ये कंप्लेंसी इनमें है, ये लोग जो चीज आए एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह भुट्टो की फांसी को भी इन्होंने वहां उस जमाने में कोई इतना शोर शराबा नहीं किया। बेनजीर के कैरेक्टर असैसिनेशन या उनके कातिल होने के, उनको कत्ल होने के बाद भी कोई इतना रिएक्ट नहीं किया इन्होंने। परवेज साहब हमारे साथ ना फैसल करीम कुंडी साहब भी है, आप हमारे साथ ही रहिए, हम आप दोबारा आप तक आते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब,
सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी कुड़ी साहब, आज तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की बहुत बड़ी जो रेजिलियंट का इस्तारा थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आज उनकी बरसी है। और आप कैसे देखते हैं कि आज तक भी हम आवाम जो हैं आज भी ये सोचते हैं कि उनके कातिल नहीं मिले हमें, और ये बहुत बड़ा ट्रेजिडी थी पाकिस्तान के साथ। आप समझते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और उसकी कमी जो है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान की शहादत हुई वो सबके सामने है। और वो देखें, उनके जो है उनके मैनिफेस्टो के उनके जो है जो चीज थी उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने शुरुआत की अवाम से वादा किया था कि हम यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। जिस वक्त सूरत हाल थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उस वक्त पाकिस्तान की, और जो है खासकर शुरुआत की जहाँ पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया था। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो आपने देखा कि हमने वहाँ पर एक ऑपरेशन किया और हमने वहाँ पर अमन बहाल किया और पाकिस्तान का झंडा वहाँ पर हमने लहराया। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो वो करना चाहती थी, उसको उसकी चीजों को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे बढ़ा रही है। और एक ऐसी खातून लीडर हमारी जो कि शहीद हुई, वो सबके सामने जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जदोजहद की, आमरों के खिलाफ जदोजहद की, सिविलियन आमरों के खिलाफ भी जदोजहद की, वो सबके सामने किसी तक चुकी नहीं है। आप समझते हैं कि आज अगर मोहतरमा जिंदा होती तो पीपल्स पार्टी जिस तरह उनकी लाइफ में थी, चारों सूबों की जंजीर, आज भी वैसे ही होती? बात तो थोड़ी सी तल्ख है लेकिन हकीकत यही है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये जुर्रत और वो है कि हम जो है तनकीद भी बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर है। आज आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में जब भी पॉलिटिक्स होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो तो वो जो है वो सियासत नामुकम्मल होती है। आज भी आप जिस शहर से प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पर हमारे सियासी मुखालफिन को बड़ी तकलीफ हो रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में क्या कर रहे हैं। क्या हमें हक नहीं है कि हम लाहौर में बैठे और सियासत करें? आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो पूरे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर सकते हैं। कि अगर 10 सीटों वाला पंजाब में वज़ीर आला बन सकता है तो क्या 7 सीटों वाला वज़ीर आला नहीं बन सकता? तो ये चीजें जो है ये ऐसी बातें हैं। बिल्कुल हम समझते हैं कि हर कौम पे, हर खानदान पे, हर पार्टी पे मुश्किल वक्त आता है और गुजरता भी है। पाकिस्तान की उस पार्टी पे मुश्किल वक्त आया था। इंशाल्लाह हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम जो है कमिंग इलेक्शन में जो है वो आपको अपनी परफॉर्मेंस के जरिए आपको दिखाएंगे कि हम बिल्कुल अपसेट करेंगे। फैसल करीम पुंडी साहब, 70s और 80s की जो सियासत थी उसमें एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो, इवन जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा इक़्तिदार में और अपोजिशन में भी थी तो उस वक्त भी एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो फैक्टर चलता रहा, लेकिन आज मुझे वो वाला फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। देखें, बिल्कुल आप 70s 80s की बात करें, अब हम 2000 जो है वो 22 और 23 में घुसने वाले हैं, तो उसकी पॉलिटिक्स इस पॉलिटिक्स में बिल्कुल फर्क क्या है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो तो एंटी भुट्टो और भुट्टो चल रही थी, लेकिन आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज आप देखें कि मोहतरमा शहीद के जो बेटे हैं इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो हमें पाकिस्तान, जो हमारे दोस्तों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ जो हमारे ताल्लुकात खराब किए गए थे और हम जो है किसी जगह पे भी नहीं थे, आज वो उस कोशिश में कि हमारे जो है ताल्लुकात वापस बहाल हों, चीजें ठीक हों। आप देखें कि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के मिनिस्टर को ललकारा यूएन में, वो भी आपके सामने है कि आरएसएस को जो तकलीफ हुई वो भी सामने है। मैंने पहले कहा कि मुश्किल जो है वक्त आते हैं खानदानों पे और पार्टियों पे, लिहाजा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम अपसेट करेंगे। अभी भी अगर आप देखें कौमी असम्बली में जब अदम एतमाद की तहरीक हुई और जिस तरीके से इमरान खान साहब को जो है जैसे दूध से मक्खी को बाहर निकालते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको कौमी असम्बली से, हुकूमत से बाहर निकाला, वो भी आपके सामने है। और हमेशा उनको आसिफ अली जरदारी साहब भी खटकते हैं। तो आप आगे भी देखें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार है वो हमेशा जिंदा रहा है और जिंदा रहेगा। फैसल करीम कुंडी साहब, मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स को अगर आपका मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ कोई वाकया यादगार हो वो शेयर करें। देखें, मैं उस वक्त स्टूडेंट था जब मोहतरमा शहीद जो है वो एग्जाइल में थी लंदन में, और मैं जब एजुकेशन मुकम्मल करके वापस आया तो हम इलेक्शन लड़ रहे थे और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कॉमर्शियल असम्बली का इलेक्शन लूँ। तो मोहतरमा शहीद ने मुझे कहा कि नहीं, आपने यहाँ पर जो है कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना, क्योंकि मेरा हल्का जो था डेर इसमाइल खान वो ऐसा हल्का था जो हम वजीरिस्तान के गिफ्टे पे थे, और मैं वो चाहती थी कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि यहाँ पर जो है हमारे जो है यंग है
नौजवान जो एजुकेटेड लोग जो एनर्जेटिक हैं वो यहाँ पर मिलिटेंसी या जो भी आप जो एक मैसेज दिया हुआ था बाहर की शायद मिलिटेंसी है हमारे KPK में जो भी है उसका मुकाबला है। MMA की ताज़ा जो है उस वक्त जो है हुकूमत 2002 में गुजरी, जब हम 2008 में आ रहे थे तो आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे कायल किया कि मुझे कौमी असम्बली का इलेक्शन होना चाहिए और मैं लड़ा, कामयाबी दी और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी और पार्टी की लीडरशिप ने मुझ पर जो है वो एतमाद करके मुझे पाकिस्तान की तारीख का यंगेस्ट डिप्टी स्पीकर बनाया। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान की पार्टी की तरफ। थैंक यू वेरी मच फैसल करीम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने साले साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। एक और हम मामला इस्लामाबाद में हल्का बंदियों के हवाले से, चूंकि 2 बार हो चुकी हैं, वो तीसरी बार करनी पड़ रही हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है और इस्लामाबाद में जो 31 दिसंबर को होने जा रहे थे बल्दियाती इलेक्शंस वो मुलतवी हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इसी पे फौजिया चौधरी, मजीद तफसीलात उनसे लेते हैं। फौजिया बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इलेक्शन है, फैसला आज किया गया और था वो 1 बजे सुनाया था। उससे कुछ देर पहले ही महफूज फैसला है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले ये सुनाया गया है और इलेक्शन महफूज फैसला सुनाया दिसंबर को होने वाले जो इलेक्शन है दूसरी कर दी है। इस्लामाबाद में 3 सिर्फ बाकी थे बल्दियाती इलेक्शन जो। अच्छा फौजिया, जैसे रब्ता बहाल होगा क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आवाज ठीक नहीं आ पा रही है। सर ये क्या मामला है इस्लामाबाद में बल्दियाती? मामला बड़ा सिंपल है कि कोई गवर्नमेंट भी मतलब पिछले आप 20 साल देख लीजिए बल्दियाती इंतखाबात करवाना नहीं चाहती है। अच्छा। क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात आप जब लोकल बॉडीज के करवा देते हैं तो उसमें आपको डेवोल्यूशन ऑफ पावर भी होती है और प्लस डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स होता है। ठीक हो गया। तो मरकजी और सूबाई हुकूमतें चाहती नहीं है कि हमारे हाथ से फंड्स जाएं। अच्छा। वो वहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम करवाती हैं वो पुलों के ऊपर सड़कों के ऊपर अपने वो बोर्ड लगाती हैं, उनका क्रेडिट लेती है। तो सर क्या बहुत मुश्किल हल्का बंदियां करना? देखें नहीं मुश्किल नहीं है, उनकी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि टाइम पे इलेक्शन करवाते ही नहीं है। अच्छा ठीक है ना जी। आज 2020 में अगर सपोज इलेक्शन होना है तो आज 22 में भी नहीं हुआ तो वो जाहिर है हल्का बंदियां खराब हो जाती हैं, आबादी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो फिर वो जाहिर उसको करना पड़ता है। वक्त की जरूरत तो होती है, जाहिर सी बात है कि हर कुछ अरसे के बाद जो बच्चे जवान होकर 18 साल के भी हो जाते हैं, जैसे आप हमें मुझे बता रहे थे कि हल्का बंदियों में अभी 2 दफा की, अब तीसरी दफा मरदमशुमारी करनी पड़ेगी। वो आपकी बात ठीक है लेकिन इलेक्शन ही नहीं होते हैं। मतलब आप देख रहे हैं ना कि PTI की गवर्नमेंट में भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, पूरा कर लेते हैं लेकिन एंड रिजल्ट ही नहीं पहुंचता। नून लीग भी नहीं चाहता था कभी भी बल्दियाती इंतखाब, पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती है, PTI भी नहीं चाहती थी। हालांकि बेसिक जो डेमोक्रेसीज है वो आपकी लोकल बॉडी में है जो बल्दियाती इदारे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो काम किया जाते हैं सड़कों के, उसके बाद ब्रिजेस के, वो लोकल बॉडीज करती हैं, उनका हुकूमत से ताल्लुक नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप देखें ना उसमें बहुत रिलक्टेंट होती है हर हुकूमत, रिलक्टेंट है कि फंड्स तो उसमें है ना, तो वो ये यूज करते हैं। फौजिया चौधरी ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। फौजिया बताइएगा, आप बता रही थी, कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन होने थे आज उन पर फैसला महफूज किया गया था। 1 बजे ये फैसला सुनाया जाना था और सारे मुंतजिर थे और अभी से कुछ देर पहले जो महफूज फैसला है ये सुनाया गया है। बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो कमीशन ने ये फैसला किया है कि बल्दियाती इलेक्शन जो 31 दिसंबर को होने जा रहे थे वो मुलतवी कर दिए गए। सिर्फ 3 रोज बाकी थे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन की तमाम तर तैयारियां जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और सब मुंतजिर थे और इसी वजह से आज जो सारी सियासी जमातें थी, अपोजिशन की जमातें भी शामिल थी, उनके जो वकला थे वो इलेक्शन कमीशन में पहुंचे थे और इस हवाले से तमाम वकला ने ये दलाइल दिए थे और काफी लंबे दलाइल थे। बारी बारी सारी जमातें जो थी उनके वकला अपने दलाइल पेश करते रहे
और अब ये जो महफूज फैसला आया है इसमें बलदियाती इलेक्शन जो मुलतवी हुए हैं, इस पर जमात इस्लामी ने का ये कहना है, मियां असलम जो है उन्होंने बात भी की है मीडिया के नुमाइंदों से। उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के साथ खिलवाड़ किया है, कौमी असम्बली और सेनेट ने उजलत में जो बिल है वो मंजूर किया गया है और हम इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जो है वो मुस्तरद करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस फैसले को जो है वो चैलेंज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फौजिया, आप हमें डिटेल्स दे रही थी। तो ये ना कि अब वो कह रहे हैं कि हम फिर अदालती कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी सर, फिर वही अदालत ने डिसीजन दे दिया, जाहिर अदालत भी डिसीजन कहा है ना कि हम जाएंगे। हाँ जाएंगे, लेकिन अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दिया है उसमें देखे ना, गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल साबक भी पेश हुए, आपके भी अशरफ साहब जी ठीक है जी। और जाहिर है कि पंजाब गवर्नमेंट का उधर अमल दखल नहीं है इस्लामाबाद में, तो ये फेडरल गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी तो इलेक्शन नहीं हुए ना, उन्होंने कह दिया कोई रीजन पेश कर सकते हैं, तो वो उन्होंने 3 दिन पहले कैंसिल हो गए। तो आप देखें ना, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है और आपकी बुनियादी जमहूरियत लोकल बॉडी से होती है, तो हम तो सर मुझे यहाँ ना एक मुहावरा याद आ रहा है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है सर, कोई चीज भी कहीं सारे ही बिगड़े हुए हैं सारे बिगड़े हुए हैं। बिगड़े अपनी जगह पर है सर, कोई चीज भी आपको तो तरतीब वाइज नहीं नजर आ रही है कि कुछ भी। बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फंड्स की गेम है, लूट मार का बाजार है, जिसको मैं सर बेचारी अवाम कहाँ जाए लूट मार का अजाब, कितनी दफा कितना अजाब हम झेले, महंगाई है कि वो तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इस तरफ जानिब अपनी जो है नजरें मरकूज करने की जरूरत है वो भी नहीं कर रहे, और आप आपस में लड़ी जा रहे हैं। नाहिद खान हमारे साथ हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं नाहिद खान साहिबा, वार्म वेलकम मैम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी नाहिद खान साहब, मैं चाहूंगा कि हमारे पास टाइम थोड़ा, आप भी बिजी थी, अनफॉर्चुनेट है कि आप आ नहीं सकी हमारे प्रोग्राम में, लेकिन मुझे 2 मिनट में कोई एक ऐसा वाकया बता दीजिए सिंपलिसिटी का या मुहतरमा बेनजीर भुट्टो का, क्योंकि आपका उनके साथ तकरीबन सारी ताल्लुक है और आज 15वीं बरसी है उनकी। जी काशी बशीर साहब, अब मसला ये है कि वाकयात इतने, बस आपको मैं एक छोटा सा वाकया बताती हूँ कि 23 तारीख को हम गड़ी खुदा बख्श भुट्टो गए थे, क्योंकि होता ये था कि बीबी ईद वाले दिन जाती होती थी, लेकिन ईद वाले दिन सिक्योरिटी के बहुत थ्रेट्स थे, उस दिन नहीं गई थी। नेक्स्ट डे हम 23 तारीख को गए थे, तो पहले सुबह वो नादिर मक्सी साहब के एक जलसे में गई, जलसा अटेंड करके आई, तो वापसी पे एक जगह से हम गुजर रहे थे, वहां बच्चे खेल रहे थे बहुत सारे, और कहते हैं चलो इन बच्चों को उतर के मिलते हैं, तो एक जगह गाड़ी रोक के गाड़ी से उतर गई, बच्चों को ईदी देनी शुरू कर दी, वो 100-100 रुपए के नोट बच्चों को देती रही। एक बच्चा आया, उसने 100 रुपया लेके पीछे छुपाया और फिर वापस 100 रुपया आगे हाथ किया, तो हंस के कहती है कि देखो ये बदमाशी कर रहा है, जो ये पीछे से छुपा ली और अभी मुझसे ले रहा है, और उसको हंस के फिर 100 रुपया दे दिया। और फिर इतना उन बच्चों ने रश किया कि साथ पानी का जो है ना तालाब था, तो मुझे घसीट के उन्होंने गाड़ी में की तरफ घेंचा, कहने लगी कि भागो, ये लोग अभी हमें इतना पुश कर रहे हैं कि ये हमें पानी में गिरा देंगे। और मतलब हंसते हंसते गाड़ी में बैठी और चली गई गाड़ी में। फिर गड़ी खुदा बख्श गई, गड़ी खुदा बख्श में भुट्टो साहब की मजार पे दुआ पड़ी, सारी कब्रों पे गई, और जिस जगह बीबी की शहादत हो के, जहाँ पे बीबी की आज कब्र बनी हुई है, यहाँ पे खड़ी होके वो उन्होंने खुर्शीद जुनेजो को कहा कि ये उस वक्त मजार भुट्टो साहब का बन रहा था कि ये मजार कब कंप्लीट होगा, मैंने भी तो इधर आना है। तो फिर एकदम उन्होंने मेरी तरफ देखा और एकदम उनको महसूस हुआ कि उन्होंने कोई अनहोनी सी बात की है, तो कह लगी हमने सबने भी तो एक दिन आना ही है ना। फिर एक उन्होंने कहा कि जी, खुर्शीद ने कहा कि बीबी इस दफा आप 5 जनवरी, क्योंकि आप आ गई हैं 5 जनवरी, आपने लाड़काना में भुट्टो साहब की सालगिरह करनी, तो एकदम कहने लगी कि नहीं मैं तो नहीं हूँ इस दफा। तो फिर एकदम उन्होंने कुछ ऐसा उनको फील हुआ, तो मुझे कह लगी नाहिद किधर है, मैंने कहा जी हमारा शायद सियालकोट में जलसा है उस दिन। मतलब अनहोनी किस्म की बातें कर रही थी, उनके मुंह से निकल रही थी ये वाली। जी, ये उनके मुंह से निकल रही थी। फिर जैसे 27 दिसंबर को स्टेज पे खड़ी होकर उन्होंने मुझे कहा कि सामने वो 2 दरख्त है, उनके दरमियान कुछ तुम्हें नजर आ रहा है? मैंने कहा कि नहीं, कौन से दरख्त? तो कह लगी वो सामने। मैंने जी वहां तो कुछ नहीं और खाली दरख्त, पत्ते भी नहीं थे उनके ऊपर, उनको साए नजर आ रहे थे। सुने, आप कहती है कि मखदूम साहब भी मुझे यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रही हो, तो मेरा ख्याल है मेरी आईसाइट वीक हो रही है कि मुझे कुछ, तो दिस टाइम व्हेन वी गो टू कराची जस्ट रिमाइंड मी कि मैं डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट के पास जाऊं, मैं अपनी आंखें चेक कराऊं।
उनको यानी वो चीजें यानी उनकी बातें अब हम याद करते हैं तो उन दिनों में उनकी बातें बड़ी अजीबोगरीब इंडिकेशन हो रही थी उनको। जी लगता तो ऐसे ही है कि भाई एक वो कहते हैं ना जो बहुत नेक इंसान होते हैं उनको अपनी शहादत से पहले ये सारी चीजें उनको पता लगनी शुरू नजर आ जाती हैं। वो बिल्कुल इसी किस्म की बातें कर रही थी। जैसे आप देखें कि जैसे स्टेज पे उन्होंने 27 दिसंबर को अपने तमाम टिकट होल्डर से ओथ लिया कि तुम मेरे कारकुनों का ख्याल रखोगे, अपने रिश्तेदारों का नहीं। मतलब ये कोई लीडर करता नहीं ना कि मेरे कारकुनों का ख्याल रखोगे, अपने रिश्तेदारों का नहीं। नहीं खान साहब शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हमें दुख है कि आप ज्यादा टाइम नहीं आप दे सकी आज। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ये था आज का मिड डे शो। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी ताज़ा तरीन जो हमारे इश्यूज होंगे उसके ऊपर और सारे तज्ज़िये और तबसरे लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा।